सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एसओएफ के एनएसओ यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में हमने ऑलरेडी इंग्लिश ओलंपियाड और जनरल नॉलेज ओलंपियाड एग्जामिनेशन को डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग एनएसओ एग्जामिनेशन यानी साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले 3 सालों से हम लोग एनएसओ, आईएमओ और डिफरेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, उनके स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार। आप लोगों के कमेंट्स हमको पता चलता है कि आप लोग कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। कई सारे स्टूडेंट रैंक लाते हैं, स्कोर करते हैं, किताबों को फॉलो करते हैं, वीडियो से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस साल भी हम लोग डिटेल स्ट्रैटेजी और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव मेरा आपको स्ट्रैटेजी समझाना होगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करना है, किस तरीके से आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आखिर एसओएफ का एनएसओ एग्जामिनेशन होता क्या है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 7 डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये 7 डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जैसे कि आपका साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, जनरल नॉलेज होता है, स्पोर्ट्स होता है, कई सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेशनल साइंस ओलंपियाड जो एसओएफ कंडक्ट करवाता है उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आखिर आपको ये एग्जामिनेशन देना क्यों चाहिए। भैया आखिर हम लोग एसओएफ का एनएसओ एग्जामिनेशन में अपीयर क्यों करें। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहते हो, आगे फ्यूचर में किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी डिफरेंट कॉलेज में, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठना चाहते हो, आपको अभी से ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने की, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने की, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अपीयर करने की, उसके डर को अपने दिल से निकालने की, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपने स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन से बाहर निकल करके किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, स्कूल के अपने क्लास के 50 बच्चों में से आउट ऑफ द बॉक्स खड़ा होना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको इस एग्जामिनेशन में ज़रूर अपीयर करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि आप साइंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हो, साइंस सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपके लिए एक पैशन है, तो आपको इस एग्जामिनेशन में ज़रूर अपीयर करना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा तरीके से अपना आउटपुट निकाल सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर जाओगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, मेरा सजेशन यही होगा, आपको इस एग्जामिनेशन में ज़रूर अपीयर करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। अब हम लोग इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इस एग्जामिनेशन को क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट अपीयर कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको किसी न किसी रिनाउंड बोर्ड को बिलोंग करना ज़रूरी है। अगर आप किसी रिनाउंड बोर्ड को बिलोंग करते हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। आपका एग्जामिनेशन आपके स्कूल में ही होने वाला है, इसलिए स्कूल से अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी डिटेल के बारे में जानना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में अपीयर करना है। एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक एक कैटेगरी होती है, क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक एक कैटेगरी होती है और क्लास 11th एंड 12th तक की एक कैटेगरी होती है। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछ देंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन आपका साइंस का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन पूछ देंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 25 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन आपका अचीवर सेक्शंस का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका साइंस का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 35 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। अगर हम लोग इस एग्जामिनेशन की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा।
होपफुली क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के एग्जाम पैटर्न अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपको 25 मार्क्स का होने वाला है। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन आइदर आप मैथमेटिक्स ले सकते हो या तो फिर बायोलॉजी ले सकते हो। इसमें आपको कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन देने के लिए भी आपको 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आप सभी को एग्जाम पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्ट्रैटेजी बनाने में। उसी के ऊपर हम लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। किसका वेटेज कितना है, उन सभी चीज़ों को समझ करके ही हमारी स्ट्रैटेजी बनने वाली है। एग्जाम पैटर्न में एक दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहीं पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और सबसे पहला पॉइंट बनता है, आपको एग्जामिनेशन में कोई भी पॉइंट छूना नहीं है। मैं आगे भी इस चीज़ को रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपको अभी से समझ में आना ज़रूरी है, आपका माइंड में होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन में एक सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में बात करें तो इस एग्जामिनेशन का हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। तो हर एक क्लास का सिलेबस भी कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। आप एग्जामिनेशन के सिलेबस को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हो। क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 10 तक हर एक क्लास का कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कशन कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप बेसिकली जाकर के वहाँ पर चेक कर सकते हो आपके सिलेबस में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, किन चीज़ों को आपको कवर करना है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप जरूर से जाकर के उसको देखो, या सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद ही आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। कई सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं और एग्जामिनेशन में अपेयर कर जाते हैं। ये काफ़ी कैजुअल एटीट्यूड है यार। एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है तो आपको कम से कम प्रिपेयर करना चाहिए, अपना बेस्ट देकर के आओ। रैंक लाना है नहीं लाना है वो कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है, लेकिन एग्जामिनेशन की तैयारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ध्यान से इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए जाओ यार, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही आपको किसी के ऊपर मूव करना है। आपके एनसीईआरटी सिलेबस में अगर आप सीबीएसई से हो, एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी दूसरे बोर्ड को बिलोंग करते हो, आपको अपना खुद का टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। एक बार अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा तो आपके क्लास में जितने भी टॉपिक्स हैं वही सारे के सारे टॉपिक्स आपके टेक्स्ट बुक में भी होंगे। उन्हीं सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। उन सभी चीज़ों के बाद सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट किताब आता है आपके एमटीजी का वर्कबुक। एमटीजी की वर्कबुक आपको साल की शुरुआत से ही खरीद लेना है। जब कभी भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो उस साल का करेंटली आपको खरीद लेना है, और आपको जिस तरीके से आप टॉपिक खत्म करते हुए जाते हो उसी तरीके से एमटीजी की वर्कबुक भी आप सॉल्व करते हुए जाना है। एमटीजी की वर्कबुक बिल्कुल भी आसान नहीं होती यार, सॉल्व करने में आपको कई सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले एक रेफरेंस बुक खरीदना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी रेफरेंस बुक खरीद सकते हो। मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूँ, 2 इंपॉर्टेंट किताबें आती हैं। सबसे पहले किताब है एस-चांद की किताब। क्लास अगर आप 8 से नीचे हो या अगर आप क्लास 10 से भी नीचे हो, एस-चांद की किताबें खरीद सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। डिटेल में सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, पिक्टोरियल डायग्राम के साथ सारे के सारी चीज़ें, फ्लो चार्ट में, डायग्राम में, सारे के सारे सिस्टोमेटिकली वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उस किताब को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। या फिर दूसरी किताबें अगर प्रदीप की किताबें खरीद सकते हो तो खरीद लो, बहुत ही अच्छी किताब है। क्लास 9 से अबव वाले प्रदीप की किताबों को फॉलो कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लास 11th और 12th इन चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए दूसरी किताबें अवेलेबल होती हैं, दूसरे अल्टरनेटिव्स होते हैं। आप दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी उन किताबों को यूज़ कर सकते हो। ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस हो तो प्रदीप की किताबें और एस-चांद की किताबों से क्लास 10 तक के स्टूडेंट अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। 11th और 12th के लिए कंप्लीटली सेपरेट वीडियो बना करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा डिफरेंट किताबों के ऊपर ऑलरेडी अभी मैंने जितने भी किताबें बताई हैं उन सभी का बुक रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस है। हम लोग बुक टॉक्स के एपिसोड्स में एक एक किताब को लेकर के हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन से एग्जामिनेशन के लिए वो किताबें आपको हेल्प करने वाली हैं। इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अभी आप स्क्रीन पर उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करने पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छे तरीके से जाकर के उन वीडियोज़ को देखो। हर एक किताब खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी और एमटीजी, आपका एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर। हर साल
सैम्पल पेपर चेंज होता है, आप प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले अगर आपके पास एमटीजी का वर्कबुक है, उसके पीछे आपको एमटीजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करो। इनके अलावा भी अगर आप पीवाईक्यू को देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास पर्सनली जितने भी पीवाईक्यूज थे, मेरे भाई के या फिर दूसरे जितने भी मैंने कलेक्ट किए हुए थे, उन सभी चीज़ों को स्कैन करके मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, या फिर मेरे पास जितने अवेलेबल नहीं हैं उन चीज़ों को मैं आगे अपडेट करता रहूँगा। जितना भी मेरे पास था मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि वहाँ पर लिंक खुल नहीं रहा है। अगर लिंक नहीं खुल रहा है ऑटोमेटिकली मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है प्लीज़ आप मुझे सेंड कर सकते हो, ईमेल करो यार, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप कमेंट एक बार पढ़ करके देखना, कई सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, वहाँ पर साइट पे करते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, स्कैन करो PDF फॉर्मेट में, अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, यहाँ पर सेंड कर सकते हो। मैं ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे पब्लिश कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कई सारा हेल्प हो जाएगा। मैं पढ़ा भी सकता हूँ आपको, तो ऑटोमेटिकली आप पब्लिकली हेल्प कर सकते हो, कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है आप डेफिनेटली मुझे सेंड कर सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि अगर आप जब भी पढ़ते हो, सिलेबस कब कंप्लीट करना है ये आपको समझ में आना ज़रूरी है। साल के शुरुआत से ही आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। अगर आप स्कूल के सिलेबस के साथ मूव करोगे, आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन का सिलेबस आपका बिफोर हैंड कंप्लीट होना ज़रूरी है। जैसे कि इस साल आपका 17 अक्टूबर को, 21 नवंबर को और 5 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इन तीनों डेट से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है, या फिर कुछ बहुत समय पहले आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होना, सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। सितंबर के एंड तक कम से कम आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे तरीके से शुरुआत से ही, साल के शुरुआत से ही सिलेबस को कंप्लीट करना ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क होता है, लेकिन यहीं पर आपका स्ट्रगल शुरू होता है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स निकलना चाहते हो, क्लास के अपने बच्चों से अलग होना चाहते हो, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया हमको नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। साइंस के टॉपिक के लिए आपको नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ओलंपियाड एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो अभी से आपको हैबिट होनी चाहिए कि आप टॉपिक्स को डिवाइड कर सको, कौन सा फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है। बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए नोट्स बनाना कंपलसरी है। आप सेपरेट नोट्स बनाओ, हर एक चैप्टर का अच्छे तरीके से डिटेल नोट्स बनाओ। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप रिवाइज कर सको और खुद से बनाओ। किसी दूसरे का, मेरा या फिर किसी थर्ड पार्टी का अगर आप नोट्स लेते हो, तो नोट्स आप खुद से लिखना ज़रूरी है। आप फॉलो कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आप नोट्स खुद से ही बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आता है। आप अपनी हैंडराइटिंग खुद से पढ़ते हो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। नोट्स बनाओ, नोट्स डिटेल में स्टडी करो, और उसके बाद अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास में हो, और उसी से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आना ज़रूरी है। कई सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे भागते हैं, वो भी काफ़ी गलत चीज़ है। न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ आपका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं होने वाला। न्यूमेरिकल के साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना ज़रूरी है। थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करें, जो सबसे पहला सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको एक किताब की ज़रूरत पड़ेगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, उस किताब को आप खरीद लो। लॉजिकल रीजनिंग की लाइफ टाइम आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, वो किताब आपको हेल्प करने वाली है। NSO में, IOMO में, किसी भी दूसरे एग्जामिनेशन में अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो ये किताब आपको ज़रूर हेल्प करने वाली है। इस किताब से आप अच्छे खासे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग अचीवर सेक्शन की बात करें, तो अचीवर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स आपको साइंस में पूछे जाएंगे, उसी से हायर लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, इसलिए उसकी स्पेशल तैयारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने टॉपिक के ऊपर फोकस रहो, और उसी तरीके से आप अचीवर सेक्शन की भी तैयारी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है कि भैया हमको एग्जामिनेशन में अपीयर किस तरीके से करना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व किस तरीके से करें। पहला पॉइंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ वैरी करती है। कोई स्टूडेंट अचीवर सेक्शन पहले करता है, कोई लॉजिकल रीजनिंग पहले करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ वैरी कर सकती है। मेरा पर्सनल सजेशन होगा आप अचीवर सेक्शन सबसे पहले करो। अचीवर सेक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर अच्छे तरीके से टाइम लगाओ। दूसरा है सेकंड सेक्शन, आपको 100% लॉजिकल रीजनिंग को ही देना है। लॉजिकल रीजनिंग फ्रेश माइंड मांगता है, वहाँ पर आपका दिमाग शांत होना चाहिए। एंड मोमेंट में लॉजिकल रीजनिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड मोमेंट में आप साइंस कर सकते हो, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आप पढ़ोगे, टिक लगाओगे, और इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए जाओगे। साइंस के ओलंपियाड एग्जामिनेशन में, SOF के NSO एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, अगर आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है, MTG का वर्कबुक अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है, आपको टाइम का बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। यहाँ पर कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, आप मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पर आपको टाइम लगने वाला है। अच्छे तरीके से विद इन द टाइम फ्रेम आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट होता है, डाउट क्या होना है, आप एक बार मॉक टेस्ट लगा करके ज़रूर देखो,
टाइमर लगा करके देखो आपको टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको टाइमिंग में डिफिकल्टी आती है, आप डेफिनेटली एक प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने टाइम को इंप्रूव कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि कौन सा कितना किसको टाइम देना चाहिए। अचीवर सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग और उसके बाद साइंस, इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। होपफुली आपको मेरा स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप सिस्टमैटिकली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। धीरे धीरे सिस्टमैटिकली टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाओ, एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। होपफुली आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इनके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया होगा या फिर कोई सजेशन होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग आईएमओ एग्जामिनेशन और दूसरे ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे एंड बाय।